दैट इग्नोर्ड वैल्यूज सच एज शेयरिंग एंड लव, मतलब तुम्हारी जो वैल्यूज़ हैं, तुम्हारा जो सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू गॉड्स इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तुम अपने मन से करते हो, मनमानी करते हो। द जेविश लीडर्स डिड नॉट एक्सेप्ट जेसस एज सेवियर, उन्होंने इसको प्रॉफिट नहीं माना था, जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे। सेवियर मतलब मसीहा, मतलब बचाने वाला, नहीं माना इनको जेसस को। ऑल दो ही गेन पॉपुलरिटी अमंग द पीपल, जबकि लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। ही हील्ड पीपल, हील्ड मतलब होता है उनकी बीमारी से उनको नजात दिलाना, दैट इज़ कॉल्ड हीलिंग, उनके ज़ख्म भरना। प्रीच्ड, अच्छी बात बताते थे, प्रीच करना मतलब अच्छी बात बताना। एंड सर्व देम ऑन सब्बात, सब्बात उनका एक डे होता था, सब्बत एक वन डे होता था, एक अ डे, सब्बत इज़ अ डे इसका आता है ज्यूज़ में। अ डे सेट असाइड फॉर फास्टिंग एंड प्रेयर, ज्यूज़ के लिए था, उनको खुदा ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि हफ्ता में एक दिन, जैसे हमारा फ्राइडे है ना, उनका सैटरडे था शायद, कि सब्त के दिन, यौम सब्त, सब्बत कहते हैं, उस दिन आप लोग सिर्फ प्रे करो और रोज़ा रखो, फास्टिंग करो, उस दिन आपको कोई काम नहीं करना है। तो उस दिन जीसस क्राइस्ट जो पीपल को हील करते थे, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते थे। दीज एक्ट्स हैव बीन अगेंस्ट देयर लॉज एंड क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन विद जेविश लीडर्स, और ये सब जो जेविश ज्यूज़ को मना करते थे गलत काम करने के लिए, इससे उनका जेविश उलमा जो यहूदी उलमा इनके ख़िलाफ़ हो गए, तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ साजिश की, रोमन गवर्नर के इसमें केस कर दिया, और वहाँ वो जब सज़ा देने के लिए तैयार नहीं हुए तो खुद ही सज़ा देने लगे इनको। यहाँ लिखा हुआ है क्रूसीफिक्शन, ये है टू क्रूसीफाई, ये देखिए, ये मतलब ऐसे इनके यहाँ सज़ा थी पहले, फांसी की सज़ा देने का, कि एक क्रॉस ऐसा बनाते थे, इसमें कांटी से, नेल से ठोक देते थे, मार देते थे। तो उन्होंने बोला कि जीसस क्राइस्ट जो है उसको भी ऐसी ही सज़ा देते हैं हम लोग। द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ जीसस मेड द जेविश रिलीजियस लीडर्स एंग्री, गुस्सा हो गए। दे प्लॉटेड, प्लॉट मतलब होता है चाल चलना, अगेंस्ट हिम एंड इन्फॉर्म द रोमन ऑफिशियल दैट जीसस कॉल्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ ज्यूज एंड दस प्रोवोक्ड पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द रोमन एम्पायर। इन्होंने झूठ इस पे गढ़ा, जाके रोमन्स को बताया कि जीसस सबको बोल रहा है कि वो किंग है ज्यूज़ का, इस एरिया का, इज़राइल का, फ़िलिस्तीन का, और वो रोमन गवर्नर को मत मानो, और वो रिबेल कर रहा है रोमन के अगेंस्ट में, मतलब लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए इनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। जीसस वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, एंड सेंटेंस टू डेथ। पोंटियस पायलट ने मना कर दिया रोमन गवर्नर ने, लेकिन खुद ही ये लोग भीड़ लगा लगा के ज्यूज़ जो थे वो इनको लिंच करने के लिए, मारने के लिए दौड़े। हिज हैंड्स एंड फीट वर नेल्ड टू द क्रॉस एंड ही वॉज लेफ्ट टू डाई इन गैलगोथा इन 30 CE। ऐसा इनका मानना है क्रिश्चियंस का कि 30 साल की उम्र में इनको नेल पे इन्होंने कांटी से ठोक दिया, क्रॉस पे नेल लगा के नेल कर दिया, ही वॉज नेल टू द क्रॉस। लेकिन हम लोग जो बिलीव करते हैं मुस्लिम्स के, वो खुदा ने उनको उठा लिया था, उन्होंने किसी बदले में किसी और साथी को अपने क्रॉस पे कर दिया। खैर, जिस दिन क्रॉस किया, जिस दिन उनको नेल पे क्रूसीफाई किया, उस दिन को ये लोग अभी तक, जो क्रिश्चियंस हैं, वो अभी तक एज अ मॉर्निंग डे मनाते हैं। मॉर्निंग डे मतलब होता है कि मातम मनाना। हिज हैंड्स एंड फीट वर नेल टू द क्रॉस एंड ही वॉज लेफ्ट टू डाई इन गैलगोथा इन 30 CE। दिस एक्ट इज नोन एज क्रूसीफिक्शन। दस द क्रॉस बिकेम अ सैक्रेड सिंबल ऑफ क्रिश्चियंस। इसीलिए क्रिश्चियंस को देखेंगे वो ऐसा क्रॉस ले लेके उनकी गाड़ियों में, उनकी बिल्डिंग्स में, उनके चर्च में, ये सिंबल यही बताता है कि जीसस को ज्यूज़ ने क्रूसीफाई कर दिया था, मतलब क्रॉस पे लगा दिया था। द डे ऑफ दिस क्रूसीफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड एज गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे की जो छुट्टी होती है वो एक्चुअली मातम मनाने का दिन होता है क्रिश्चियंस के लिए। ये उसी दिन को याद करते हैं जिस दिन उनको ज्यूज़ ने क्रूसीफाई कर दिया। इट इज़ बिलीव दैट ऑन द थर्ड डे, ऐसा माना जाता है कि तीसरे दिन ऑफ हिज ब्यूरियल, जो बरी किया गया था उनको दफनाया गया था, उनके तीसरे दिन ही रोज फ्रॉम द डेड, ये जिंदा हो गए थे, विच इज़ कॉल्ड रिसरेक्शन। ये वर्ड है रिसरेक्शन, मतलब होता है दोबारा ज़िंदगी में लौट आना। हम लोग मानते हैं कि पहले उठा लिया गया था, ये लोग मानते हैं कि तीसरे दिन वो ज़िंदा हो गए थे, रिसरेक्ट हो गए थे, और उस दिन ये लोग फेस्टिवल मनाते हैं। ऑन ये संडे का दिन था, ईस्टर संडे। तो फ्राइडे मॉर्निंग मनाते हैं, मातम मनाते हैं गुड फ्राइडे को, और ईस्टर संडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 डे ऑफ सेलिब्रेशन हो गया इनका, क्रिसमस एंड ईस्टर संडे। एक मातम का दिन हो गया गुड फ्राइडे।
स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, अब ये कैसे फैला। आफ्टर हिज डेथ एंड रिसरेक्शन जेसस वॉज नोन एज द क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड। अब कुछ लोग वहाँ पे बोलने लगे उनको सन ऑफ गॉड, हम लोग नहीं मानते हैं इसको द सन ऑफ गॉड, हम लोग प्रॉफिट मानते हैं। हिज डिसिपल्स वर कॉल्ड अपोसल्स, अपोसल्स कहा जाने लगा उनके डिसिपल को। अब ये इंपॉर्टेंट आदमी है जो इसका यहाँ फोटो है, सेंट पॉल। इसका नाम पहले सॉल था और ये जेसस के ख़िलाफ़ था बहुत ज़्यादा, आपने 5 क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन बाद में इसने कहा कि मुझे ख्वाब आया जब जेसस के जाने के बाद दुनिया से, कि वो हमसे कह रहे हैं कि सॉल तुम ये क्या कर रहे हो, तो हमारे जो अपोसल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इसका दिल चेंज हो गया, बदल गया और ये इसने अपना नाम पॉल रखा। इसने अपनी ज़िंदगी में ठान लिया कि मुझे जेसस की बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। अब ये जो इनके अपोसल्स थे 12, दे ट्रैवल टू फार एंड वाइड, कई जगह गए ये, एंड स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ जेसस क्राइस्ट। ये इन लोगों ने इनकी टीचिंग्स को फैलाया। सेंट पॉल वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो सेंट पॉल थे। ही ट्रेवल टू फार आउट प्लेसेस एंड कन्वर्टेड मैनी पीपल टू क्रिश्चियनिटी। तो जो अभी का क्रिश्चियनिटी हम जो देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली सेंट पॉल ने क्रिश्चियनिटी को जैसे समझा वो है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया के बारे में, एट प्रेजेंट अबाउट 2.3% ऑफ इंडियन फॉलोअर्स क्रिश्चियनिटी। इंडिया में करीब करीब 2.3% लोग क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं। ये यूरोप के नहीं हैं। इट इज़ बिलीव दैट सेंट थॉमस इंट्रोड्यूस क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि ये एक डिसिपल थे जेसस क्राइस्ट के, उन्हीं के ज़माने में इंडिया आए थे और उन्होंने साउथ इंडिया में, केरला साइड में, चेन्नई साइड में, तमिलनाडु साइड में, उस साइड में क्रिश्चियनिटी को फैलाया, प्रीच किया था। उधर शिप से आना आसान था। तो इंडिया के क्रिश्चियन जो है यूरोपियन क्रिश्चियन से पुराने हैं। क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में कब पहुंचा क्रिश्चियनिटी, वहाँ कैसा बर्ता हुआ उनके साथ। रोमन मतलब यूरोप कैसे पहुंचा, लिखा हुआ है क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर। इनिशियली द रोमन एम्पायर्स रिगार्डेड क्रिश्चियनिटी एज ए डेंजर। शुरू में रोमन एम्पायर्स को लगा कि ये ख़तरनाक है, ये ख़तरा है क्रिश्चियनिटी। बिकॉज द फॉलोअर्स ऑफ जेसस रिफ्यूज टू वर्शिप द रोमन गॉड्स। रोमन गॉड्स को ये लोग वर्शिप नहीं करते थे। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द पब्लिक फेस्टिवल्स ऑफ एम्पायर्स एंड रोमन गॉड्स। ये लोग उनके पब्लिक फेस्टिवल्स में नहीं जाते थे, उनके खुदाओं को नहीं मानते थे। इनको लगा कि ये कोई नया रिलीजन, गड़बड़ रिलीजन है, तो इसके ख़िलाफ़ हो गए वहाँ के लोग, वहाँ के राजा भी। Thus the people following Christianity was declared unlawful। जो लोग क्रिश्चियन थे उनको अनलॉफुल, गैर कानूनी बता दिया वहाँ के राजाओं ने। और they were prosecuted, उनको प्रोसिक्यूट किया गया, उनको मारा गया। nailed to cross, उनको क्रॉस पर लगा दिया गया। they were burnt alive, उनको ज़िंदा जला दिया गया। they were thrown in front of wild animals, उनको जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया गया। जो भी क्रिश्चियन में जो जुल्म हुआ उन पे बहुत ज़्यादा, जैसे अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स पे मक्का में हुआ, उसी तरह का जुल्म पहले शुरू में रोमन्स ने क्रिश्चियंस पे किया। इन द एम्पी थिएटर्स, मतलब एम्पी थिएटर्स जो जहाँ पे वो लोग गेम देखते थे, वहाँ पे इनको फेंक देते थे क्रिश्चियंस जो बन जाते थे। मतलब इतना बुरा बर्ताव शुरू में क्रिश्चियन से किया है। इन स्पाइट ऑफ दिस एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़ मतलब होता है जुल्म, इस जुल्म के बावजूद ये लोग हार नहीं माने, ये लोग परेशान नहीं हुए, ये अपने आप को स्प्रेड करते रहे, अपने दावत का काम करते रहे। क्रिश्चियनिटी सर्वाइव्ड एंड ग्रू, वो वहाँ सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि बहुत बढ़ा। द क्रिश्चियंस वर प्रेजेंट इन ग्रीस, फिर धीरे धीरे ग्रीस में हो गए, इजिप्ट में हो गए, टर्की में हो गए, बहुत जगह, नॉर्थ अफ्रीका, बहुत जगह ये लोग फैले। अब ये मैप है, इसमें आपको दिखेगा, ये देखिए यूरोप का पोर्शन है ये, दिस इज़ यूरोप, और ये मेडिटेरेनियन, इधर आइएगा तो आप अफ्रीका है, और इधर आपका इजिप्ट है, देखिए इजिप्ट का ऊपर वाला पोर्शन है, और इस साइड आ जाते हैं, इधर आप एशिया में एंटर कीजिएगा तो शुरू में यहाँ तक आपको बाइजेंटाइन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कब्ज़ा था। ठीक है, ये आप वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, और ये पूरा यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल शहर है। यहाँ पे आप देखिएगा, दे हेयर कॉन्स्टेंटिनोपल शहर है यहाँ पे, ये कुस्तुनतुनिया टर्की जो है। तो अब बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्ज़ा हुआ ऑटोमन्स का। ये आपका ग्रीस है, ये इटली है, आप देखिए ये मेडिटेरेनियन सी, आप वर्ल्ड मैप को याद कीजिए। तो यहाँ धीरे धीरे जो है यहाँ पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, तो धीरे धीरे इनकी टीचिंग्स जो है इधर पहुँची, इधर पहुँची, इधर पहुँची, इधर पहुँची, इधर पहुँची। यहाँ बहुत मारा गया, परेशान किया गया, लेकिन ये लोग प्रीच करते रहे, हिम्मत नहीं हारे, और धीरे धीरे इनको एक हेल्प मिला, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी बिकेम ए मेजर रिलीजन इन यूरोप।
द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब वहाँ फैला कैसे? कॉन्स्टेंटाइन, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आदमी इसको मिला, इसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन एक किंग था जिसने यहाँ पर एक शहर बसाया था इस जगह, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, बाइजेंटियम नाम का एक शहर बसाया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर लिखा हुआ है। वॉज द क्रिश्चियन एम्पेरर ऑफ रोम, पहला क्रिश्चियन एम्पेरर है जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। जैसे अशोका ने बौद्ध रिलीजन को अपना लिया था, उसने उसको फैलाया, उसी तरह से कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया और उसको पूरे रोम का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। कॉन्स्टेंटाइन, इट वॉज बेस्ट टू लोकेट हिज न्यू सिटी एट द साइट ऑफ बाइजेंटियम, क्लेमिंग इट टू बी नोवा रोमा। अब यहाँ पे उसने कॉन्स्टेंटाइन नया शहर बसाया और यहाँ पे और जो अभी जिसको अभी इस्तांबुल बोलते हैं, अभी टर्की का कैपिटल है, वो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कुस्तुनतुनिया था, इसको कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पे बसाया। और ये शहर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट शहर बना, अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लोजर टू द जोग्राफिकल सेंटर ऑफ द एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर हो गया था, ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट तक फैल गया था, तो नया शहर बसाया कॉन्स्टेंटाइन ने। कॉन्स्टेंटिनोपल उसी से बनाया, कॉन्स्टेंटाइन से बनाया कॉन्स्टेंटिनोपल। सिंस इट वॉज सराउंडेड एंड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय वाटर। आप देखिएगा वो जो मैप है कॉन्स्टेंटाइन का, उसमें आप देखिएगा कि ये यहाँ पे है, पूरा चारों तरफ से पानी है इसकी करीब करीब। तो इसने क्या किया था, इट कुड बी ईजिली डिफेंडेड, तो उसको डिफेंड करना आसान था। द लोकेशन प्रोवाइडेड एन एक्सेलेंट हार्बर, बहुत इंपॉर्टेंट हार्बर वहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हार्बर बना, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन हॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट, अंदर तक पानी इसमें जाता था, ये ऊपर से गोल्डन हॉर्न की तरह अंदर तक चले जाते थे। यहाँ पे लोग लॉक कर देते थे ये जो रास्ता है, तो इधर से भी कोई शिप यहाँ पे आ नहीं पाता था, तो बहुत अंदर आराम से हार्बर्स, लंबा हार्बर था बहुत, तो लोग सामान लेकर अंदर तक शिप जा सकता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें दो चीज़ पढ़ने का है, गोल्डन हॉर्न्स का मैं अलग से बता दूंगा एक दिन आप लोगों को एक वीडियो में। और इससे फिर आप डैन्यूब रिवर जो उधर फ्रांस की तरफ चली जाती है, उसमें जाना था, आसान था, वो देख लेंगे हम लोग मैप में। तो जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे इन्होंने एक नया सिटी बसाया, डैन्यूब रिवर रीजन एंड द यूफ्रेट्स फ्रंटियर, ये नदी है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस इराक के पास। विद द सपोर्ट ऑफ फंडिंग फ्रॉम द ट्रेजरी एंड स्पेशल टैक्स, अ मैसिव रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट बिगैन, बहुत बड़ा शहर बनाया इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का, कॉन्स्टेंटाइन जो एम्पेरर था। ऑल्दो ही केप्ट सम रेमनेंट्स ऑफ ओल्ड सिटी, कुछ रिमेन्स जो था, रेमनेंट्स मतलब होता बचा हुआ पोर्शन, रेमनेंट्स ऑफ ओल्ड सिटी, न्यू रोम 4 times द साइज ऑफ बाइजेंटियम, बहुत बड़ा शहर बसा था। वॉज सेट टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द क्रिश्चियन गॉड, येट ही रिमेन क्लासिकल इन एवरी सेंस, बिल्ट ऑन 7 hills, यहाँ भी 7 hills पे बनाया था, जस्ट लाइक ओल्ड रोम, अब याद किए रोमुलस ने जैसा बनाया था। द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 14 डिस्ट्रिक्ट्स, 14 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें थे, इस सिटी में इतना बड़ा शहर बसाया इसने। One of Constantine's early concern was to provide enough water for the citizens, पीने का पानी कहाँ से आएगा। There were sufficient aqueducts, इसने aqueducts खोदा, टनल्स खोदा, कॉन्डिट्स बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई, मैं अब डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँगा, उसमें आप देखेंगे। ये सब स्टोरेज था, वाटर को स्टोर करने का, पिलर्स ऐसे बना दिया था, बड़ी बड़ी टैंक्स बना दिया था, इसमें पानी आकर स्टोर होता था, बाद में उस पानी को यूज़ करते थे लोग ड्रिंकिंग वाटर। तो ये बहुत सारा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाया इसने टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर इन्होंने बाइंडर डर्ड सिस्टर्न बनाया, इट विल एग्जिस्ट, अभी भी इट स्टिल एग्जिस्ट, और आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। व्हेन यू गो टू टर्की यू कैन विजिट दैट इस्तांबुल। तो इसका रोल बहुत है, ये 2 किंग का जो यहाँ पे दिख रहे हैं, एक कॉन्स्टेंटाइन, एक शार्लमेन। शार्लमेन पढ़ना है इसको, चार्ल मैग्ने नहीं पढ़ना है, शार्लमेन। क्रिश्चियनिटी को यूरोप में इस्टेब्लिश करने में इस 2 आदमी का बहुत बड़ा रोल है। एक तो कॉन्स्टेंटाइन का, इसने इसको ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, और एक शार्लमेन, इसने चर्च म्यूज़िक जो सैम होता है, सैम, इसको पॉपुलराइज़ किया, एक नए तरह का म्यूज़िक दिया जिससे क्रिश्चियनिटी और पॉपुलर हो गई। रोल ऑफ एम्पेरर कॉन्स्टेंटाइन इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, इसने अशोका ने जो काम बुद्ध के लिए किया, बुद्ध रिलीजन के लिए, सेम काम, उसी तरह का काम, उसी लेवल का काम कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियंस के लिए किया, क्रिश्चियनिटी के लिए किया।
Constantine became a powerful ruler in 306 CE. He adopted Christianity अपना लिया and made it the official religion of the Roman Empire. Roman Empire को official religion बना दिया. He helped spread Christianity, उसने help किया इसको फैलाने में, spread करने में. He built many churches, बहुत सारा churches बनाया, monasteries बनाया जहाँ पे जो क्रिश्चियन जो उलमा है वो रह पाएँ. He sent missionaries, उसने दावत के काम के लिए ग्रुप्स बना के, मिशंस बना के भेजा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप के अलग अलग हिस्सों में, जैसे अशोका ने भी भेजा था यहाँ पे. ओवर द सेंचुरीज, और ऐसे कई सौ साल में मोर एंड मोर पीपल इन यूरोप अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया. एम्पेरर शार्लमेन एनकरेज्ड चर्च म्यूज़िक कॉल्ड सैम, एक नए तरह का म्यूज़िक इसने दिया. इट हेल्प पॉपुलराइज क्रिश्चियनिटी. इस तरह से जो क्रिश्चियंस को लिंच किया जा रहा था, मारा जा रहा था, आग के आगे फेंक दिया जा रहा था, एम्पी थिएटर में फेंक दिया जा रहा था, उन लोगों ने मेहनत से, सब्र से काम किया और धीरे धीरे पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी को फैला दिया. अब लेकिन ये तो अच्छी चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस. लेकिन ये जब बहुत दिन हो गया क्रिश्चियनिटी को, तो उसने वहाँ पे वो बहुत डोमिनेट करने लगा, बहुत पावरफुल हो गया वो. और फिर उसके बाद उसमें ऐसे उलमा भी आ गए जो करप्ट थे, जो लोगों को गलत मैसेज देते थे, जिसकी वजह से फिर यूरोप डिक्लाइन भी हुआ, यूरोप परेशान भी हुआ. वो हम लोग पढ़ेंगे आगे. लिखा हुआ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इन 1476 सी लेड टू द इमरजेंस ऑफ चर्च एज द ओनली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द 5th century सी इन यूरोप. अब जैसे ही वो गिरा, रोमन एम्पायर फेल हुआ वेस्ट में, तो 5th century सी में वहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं बचा था, सिर्फ वो रिलीजन बचा था, क्रिश्चियन रिलीजन, और उसके फेथ लीडर्स बचे थे जो जैसे मन में आता था वैसे लोगों को बहका कर यूज़ करते थे, अपनी फ़ौज रखते थे जो क्रिश्चियन उलमा थे. द बिशॉप फादर ऑफ रोम वॉज रिकगनाइज्ड एट द हेड ऑफ द चर्च. रोम का जो बिशॉप था, जो सबसे बड़ा पादरी था, जो सबसे बड़ा आलिम था, उसको पूरे क्रिश्चियनिटी का हेड बना दिया गया. तो अब आप लोग ये क्वेश्चंस यू कैन डू इजीली इन योर बुक, इन योर कॉपी. क्रूसिफिकेशन कब हुआ है, अपॉस्टल्स, कॉन्स्टेंटाइन, शार्लमेन, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, आप कर सकते हैं. अब इसमें एक पोर्शन बचता है, दैट इज़ डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर. डिक्लाइन मतलब होता है रोमन एम्पायर का, एंशियंट रोमन एम्पायर, जो उसका ख़त्म हो जाना. तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर पहले ख़त्म हुआ था, उसके काफ़ी दिनों के बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ. लिखा हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ ओडोसियस द लास्ट एम्पेरर टू रूल a united Roman Empire in 395 CE, the Roman Empire was divided into two parts. ओडोसियस के डेथ के बाद दो पार्ट में बट गया था रोमन एम्पायर, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न रोमन एम्पायर. द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर वॉज कॉन्स्टेंटिनोपल, जो अभी इस्तांबुल है, टर्की के कैपिटल है. वो बाद में उस पर ऑटोमन्स का कब्जा हो गया. दो द डिवीजन ऑफ एम्पायर ब्रोक द यूनिटी, इस डिवीजन से यूरोप की जो रोमन एम्पायर की यूनिटी टूटी. देयर वॉज स्टिल वन यूनाइटिंग फैक्टर द क्रिश्चियनिटी, लेकिन दोनों में क्रिश्चियन फेथ था ही एंड रोमन चर्च था ही. इन द लेट 4th century, 4th century के बाद 5th century स्टार्टिंग में द वेस्टर्न रोमन एम्पायर क्रम्बल. ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो भी थोड़ा बहुत बचा था वो क्रम्बल कर गया, बिखर गया. आफ्टर एन अप्रॉक्सीमेट 500 years, 500 साल तक ये एम्पायर जिंदा रहा, उसके बाद ये क्रम्बल कर गया. वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सुपर पावर रहा 500 साल तक, 500 years तक. सम आर्गू, कुछ लोग ये आर्गू करते हैं, पॉइंट देते हैं कि दैट द रोमन एम्पायर डिड नॉट फॉल एज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर कॉन्टिन्यूड फॉर अनदर 1000 years इन द फॉर्म ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर. वो लोग कहते हैं कि बाइजेंटाइन एम्पायर तो फिर भी रहा. तो एक्चुअली वेस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल जो है मेजर फॉल था. अब ये क्यों फॉल हुआ, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस दिए हुए हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट्स में अलग करके भी बता दिया है आपको पॉइंट वाइज. बारबेरियन इन्वेजन, ये गोथ्स, वैंडल्स एंड फ्रैंक्स, देवर जर्मन ट्राइब्स थे, ये कबीले थे जिन्होंने जब देखा कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर कमज़ोर हो गया, वेस्टर्न साइड, सारा ध्यान ईस्ट के साइड जा रहा, तो इन्होंने धीरे धीरे वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे कब्जा कर लिया. अब ये वहाँ पे क्यों गए, ये कब्जा नहीं करे, बार बार हमला करते थे. हमला क्यों करते, इधर से खून से उनको भगाते थे. एक दूसरा ट्राइब था वो इधर से भगाता था, उससे भाग के लोग उधर जाते थे.
देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट लेड टू द डिस्ट्रक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द वेस्टर्न ह्यूमन एम्पायर। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है बिखर जाना, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है बर्बाद हो जाना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें कौन कौन सा फैक्टर है देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द रिपीटेड इन्वेजन्स बाय, इन्वेजन मतलब हमला, बाय जर्मैनिक ट्राइब्स लाइक वैंडल्स, गोथ्स एंड फ्रैंक्स। ये बार बार हमला करते थे जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया। दीज ट्राइब्स वर बारबैरिक इन्वेडर्स, और वो प्लंडर जो लूटा इन्होंने, जिन्होंने प्लंडर मतलब होता है लूट लेना, रेवेज्ड बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया द रोमन टेरिटरी इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ रोम। तोड़ फोड़ बर्बादी सब चीज़ करते थे लोग, आते थे तो लूट खसोट के ले जाते थे। इन एडिशन इकोनॉमिक क्राइसिस, एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, यहाँ पे हो गया इकोनॉमी डिस्ट्रेस में आ गई, लोगों का जॉब्स ख़त्म हो गया, चीज़ें महंगी हो गई, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। पैसे की दिक्कत हो गई लोगों को, भुखमरी हो गई। ओवर रिलायंस ऑन स्लेव लेबर, ये लोग हर काम है ना ओवर रिलायंस, बहुत ज़्यादा रिलाय करते थे स्लेव पे, ग़ुलाम को रखते थे और सारा काम उन्हीं से करवाते थे। तो अब ये जब इतना ज़्यादा हो गया कि अब हर काम के लिए ग़ुलाम खोजते थे ये, जब इनका इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया तो इनको ग़ुलाम भी नहीं मिलने लगा ठीक से। तो अब ये इसके वजह से फिर ग़ुलामों को संभालना, उसको खिलाना, ये भी मुश्किल हो गया। तो ये हर काम के लिए उस पर रिलाय करते थे और बहुत सारा काम ये भूल भी गए थे करना, ये एक प्रॉब्लम था। ओवर एक्सपेंशन, एम्पायर जो किंग था वो जीतता जा रहा था न्यू एरिया, इतना एरिया उसने जीत लिया कि जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। ओवर स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा खर्च करता था। जैसे होता है ना आपकी कमाई है 10 रुपये और 20 रुपये का सामान आप खर्च कर रहे हो तो आप कर्ज़ में डूबते जाओगे, धीरे धीरे वो पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, तो आप जैसे बोलते हैं ना कंगाल हो गया वो। ओवर स्पेंडिंग हो रहा था, कंट्रोल नहीं था स्पेंडिंग। करप्शन बहुत ज़्यादा था, मतलब आप जैसे एक रोड बनना है या पैसे जाना है तो उसमें धोखाधड़ी होती थी। एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब कोई सेंट्रल पावर नहीं था कंट्रोल में। हाँ, बार बार साजिशें खूब होती थी, एक दूसरे का मर्डर होता रहता था किंग्स का, सब किंग के ख़िलाफ़ साजिश होती रहती थी, रूलर्स के ख़िलाफ़ साजिश होती रहती थी। तो ये इसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये सारे पॉइंट्स हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, ओवर रिलायंस ऑन स्लेव लेबर, ओवर एक्सपेंशन, ओवर स्पेंडिंग, करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब कंट्रीब्यूट किया रोम के डाउनफॉल में। फाइनली इन 476 ई द वेस्टर्न रोमन एम्पायर सफ़र्ड इट्स डेथ ब्लो, मतलब बर्बाद हो गया, बुरी तरह से बर्बाद हो गया। और उस टाइम में उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद टर्क्स इमर्ज हुए, इमरजेंस ऑफ टर्क्स, टर्किश लोग जो थे इनको ऑटोमन्स बोलते हैं। उस्मान इनका फर्स्ट लीडर था, इसीलिए इनको उस्मानिया बोलते हैं, ऑटोमन टर्क्स। द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ ऑटोमन टर्क्स कैप्चर्ड द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर इन 1453, करीब 1000 ईयर्स के बाद इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे ऑटोमन्स ने कब्जा कर लिया। दिस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल मार्क द एंड ऑफ रोमन एम्पायर एंड द राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ये पूरी तरह से अब रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी ख़त्म हो गया था आफ्टर द कैप्चर ऑफ Constantinople by Ottomans. The name of Constantinople was changed to Istanbul. The first emperor of the Roman Ottoman polity was Osman, a descendant of the Turkish tribe which had migrated out of Central Asia due to the Mongol conquest. अब Crusades. The Crusades were a series of holy wars. ये holy wars थे between Christians. The Christians waged against the Turkish Muslims to occupy the Holy Land, Jerusalem and the land of Christian Emperor Constantinople. इसको दोबारा कब्ज़ा करना चाहते थे वो लोग, इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, 300 साल तक ये लड़ाई लड़ते रहे लोग, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, टू कैप्चर फिलिस्तीन और कॉन्स्टेंटिनोपल। द वॉर्स वर वेज्ड, वेज मतलब होता है लड़ाई, वॉर के लिए यूज़ होता है लड़ाई, लड़ना, होना, इट्स कॉल्ड वेजिंग अ वॉर, बिटवीन 11 to 1600 century, 400-500 साल तक चला। देयर वर 8 crusades that resulted in the capture of Jerusalem. The crusades in Jerusalem failed to establish permanent Christian kingdoms, even though the Holy Land remained in Christian possession for almost a century, and other strongholds in the Near East remained in the Christian possession for even longer period of time. जो बहुत ज़्यादा कब्ज़ा इनका हो नहीं पाया जेरूसलम पे, फ़िलिस्तीन पे, वो मुसलमानों का ज़्यादातर टाइम मुसलमानों का ही कब्ज़ा रहा, लेकिन लड़ाई 400-500 साल तक इन पर चल। मोनास्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट। प्रीस्ट ऑफ द कैथेड्रल्स
जो छोटा चर्च है उसको बोलते हैं कैथेड्रल्स। लिव्ड अमंग पीपल एंड अक्वायर्ड रिस्पेक्टेबल पोजीशंस, उनको इज्जत काफ़ी अच्छी इम्पॉर्टेंट उनको अहमियत दी जाने लगी लोगों के बीच में। दे प्रीच्ड एंड परफॉर्म रिलीजियस राइट्स, वो लोगों का जो रिलीजियस राइट्स था, जैसे कोई मर गया, कोई बच्चा पैदा हुआ, शादी ब्याह, इसमें जो रिलीजियस जो उलमा वगैरह करते हैं, मौलाना वगैरह, वही काम इनका रह गया था, ये वो करते थे। सम ग्रेट क्रिश्चियंस सच एज सेंट फ्रांसिस, सेंट बेनेडिक्ट एंड सेंट ऑगस्टीन स्ट्रेस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ लाइफ, ये कुछ अच्छे बहुत अच्छे आलिम हुए उसके। दे टुक वाव, इन्होंने कसम खाया, इन्होंने एक कसम खाया टू लीड सिंपल लाइफ, क्या वाव किया कि सिंपल लाइफ जिएंगे हम, एंड लिव विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से रहेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, मॉडेस्टी से रहेंगे। दे बिकेम एसेटिक्स, एसेटिक्स हो गए, उन्होंने ये सोच लिया कि शादी भी हमको नहीं करना है। मोनास्ट्रीज वर बिल्ट फॉर सच मॉन्क्स, उनको मॉन्क्स बोलते हैं ऐसे लोग, उनके लिए रहने के लिए जो जगह बनी उसको बोलते हैं मोनास्ट्रीज। वीमेन ऑल्सो डिवोटेड देयर लाइफ टू गॉड, वीमेन उन्होंने भी डिवोट किया। दे वर नोन एज नन्स, इन्होंने भी सोचा कि हमें भी शादी नहीं करनी है, गॉड के लिए अपनी लाइफ को डिवोट कर देना है, ये लोग नन्स कहलाए। दे लिव्ड इन ननरीज और कॉन्वेंट्स, तो जो फादर वगैरह थे जिन्होंने अपनी लाइफ दे दिया था, जिन्होंने शादी भी नहीं की थी, वो मोनास्ट्रीज में रहते थे। जो नन्स थी वो कॉन्वेंट में रहती थी और ननरीज में रहती थी और लोगों की खिदमत करती थी। दीज मॉन्क्स एंड नन्स रेज द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी बाय लीडिंग सिंपल लाइफ। द मोनास्ट्रीज एंड ननरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन मेनी वेज। ठीक, इन्होंने बहुत अच्छे से फैलाया पूरी दुनिया में घूम घूम के। मोनास्ट्रीज बिकेम सेंटर्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यहीं से क्रिश्चियनिटी बहुत फैला, कॉन्वेंट्स खोला। मॉन्क्स ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ग्रेजुअली क्रिश्चियनिटी वॉज अडॉप्टेड by many people. Saint Thomas, a disciple of Jesus Christ, reached Kerala, India to spread Christianity. Monasteries were the only centers of learning during the medieval period. They taught subjects like grammar and arithmetic. मैथ्स भी पढ़ाई होती थी वहाँ पे, लोग वहाँ जाने लगे। बाद में स्कूल्स में कन्वर्ट हो गया, कॉन्वेंट स्कूल जिसको बोलते हैं। These were Christians learning centers. Monasteries served the sick, यहाँ पे जो कमज़ोर थे, बीमार थे, गरीब थे, destitute मतलब जिनका कोई सहारा नहीं था, सबने छोड़ दिया था, destitute उनको बोलते हैं, उनका भी यहाँ पे इलाज होता था, उनकी देखरेख करते थे, उनको अपनाते थे लोग। They gave food and shelter to tired travelers and medicine to the sick. All these help in spreading Christianity across the world. This completes your chapter.